गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के इस फेस्टिवल पर आप अपनी लाइफ को ब्राइट करने का संकल्प लें। इसी के साथ अपन शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम राजस्थान की भाषा और बोलियों से संबंधित पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पूर्व हम ये भी जानेंगे कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। और उन प्रश्नों को देखने के साथ ही हम राजस्थानी भाषा के नामकरण से संबंधित किन ग्रंथों में ये उल्लेखित हैं, इन भाषा का जो राजस्थानी शब्द है वो किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है, भाषा के विकास के कौन से चरण हैं, भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कौन से मत हैं, इसका समय क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन से रहे हैं, इसका गोल्डन इरा क्या है, इसकी काव्य शैलियाँ कौन सी हैं, जैसे डिंगल है, पिंगल है, डिंगल और पिंगल का विस्तार में वर्गीकरण। और इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है उसे तथा वर्गीकरण को देखने के साथ ही हम देखेंगे कि गिरियर्सन ने इसको 5 भागों में किस प्रकार से बांटा, टेसिटोरी ने इसको मुख्य 2 भागों में किस प्रकार से बांटा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो आप देखो कि जैसे 36 नंबर क्वेश्चन है कि ढटकी, थाली, खेलाड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, तो इसमें आपकी शेखावाटी है। आप एक क्वेश्चन देखिए जैसे कि सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह कौन सी हैं। तो सोरठा और छंद से पता चले या न चले, लेकिन जब मांड राग का लिखा हुआ आएगा तो उस मांड राग से हमें ये पता चल जाएगा कि ये मारवाड़ी रीजन की बोली है। और भीलवाड़ा खेतरी बोली कौन सी है, तो ये जैसे इन्होंने मारवाड़ी में प्रश्न पूछ लिया कि भीलवाड़ा खेतर की बोली है वो मेवाड़ी है। ऊपर जैसे मांड राग वाला अपन ने मारवाड़ी देखा है। और इसके अलावा जैसे आप देखो एक आ गया और क्वेश्चन है कि वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र कौन सो है। क्षेत्र का मतलब क्षेत्र है। तो इसमें एक मुख्यतः ट्रेंड ये रहा है कि ये राजस्थानी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये ढूंढाड़ी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये मेवाड़ी भाषा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इस प्रकार जैसे एक दो और क्वेश्चन के अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो पिछली बार का आपका रीट है उसमें कुछ प्रश्न आए हैं कि राजस्थानी भाषारी बोलियां में नी गणीजे। तो अभी में अपने ऑप्शन हो बघेली, और एक और हो आपने कि हाड़ोती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। तो पहले ऑप्शन में अजमेर और नागौर हो और दूसरे ऑप्शन में कोटा बूंदी हो, जको आंसर हो अपनों। बिंगे अलावा और भी क्वेश्चन है कि जैसे मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है। तो भी में अपने विकल्पों में हाँ सिरोही हो, भरतपुर हो, जोधपुर हो, अजमेर हो। तो ये विकल्पों ही थोड़े ठा पड़े कि भरतपुर ही में नहीं आवेला। और इनके अलावा राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है। तो भी मैं अपने ऑप्शन में बांगरू हो। तो एड़ा कई क्वेश्चन आवे जको में ढूंढाड़ी में भी एक क्वेश्चन पूछो जैसे पश्चिमी राजस्थानी रो छाओ नाम छे कि पश्चिमी राजस्थानी का फेमस नाम कौन सा है। तो उसमें अपने आंसर में एक था आपके मारवाड़ी होगा ऑफकोर्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं, इसको ऑप्शन के रूप में देकर भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि कौन सी मारवाड़ी में नहीं आती है, कौन सी राजस्थानी भाषा में नहीं आती है। तो उसमें विकल्प आपके अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी के होते हैं। और पूर्वी हिंदी की ये उपबोलियाँ हैं। और हम जानते हैं कि जो पूर्वी हिंदी है उसका विकास किससे हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और अपने वाली जो ये पश्चिमी हिंदी है जिसके अंतर्गत ये राजस्थानी है, ये बोलियाँ आती हैं, इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो मैंने पूर्वी हिंदी आपको इसलिए बताया ताकि ऑप्शन में आते ही मान लो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ऑप्शन में लिखा हो और ऊपर आपके पश्चिमी राजस्थानी का पूछे तो वो अपना आंसर नहीं होगा। बस ये 3 विकल्प आप ध्यान रखोगे तो बहुत सारे विकल्प सीधे आंसर में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें लैंग्वेज का मुख्य ध्यान रखना है। और
हम ये भी देखेंगे ऊपर डिंगल और पिंगल जो काव्य शैलियाँ हैं उससे संबंधित प्रश्न भी ये बार बार पूछते हैं। और डिंगल और पिंगल में मुख्यतः साहित्य तो पूछा ही जाता है, इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि ये क्या है, तो इस संबंध में भी हम लोग विस्तृत में देखेंगे। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पेपर में इन्होंने पूछा था, जैसे इसमें शायद ये था कि डिंगल क्या है या पिंगल क्या है, तो आपके 2022 वाली रीड थी उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था कि डिंगल क्या है, पिंगल क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे कि अलंकार है, या फिर ऐसे कहें कि पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, या पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। तो उसमें एक विकल्प था कि ये क्या है, पश्चिमी राजस्थानी की काव्य शैली है या फिर पूर्वी राजस्थानी की काव्य शैली है, तो वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से एपी में भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है यहाँ पर भी पूछ ले। इसके साथ साथ उन्होंने डिंगल पिंगल के बारे में तो हमने देख ही लिया, डिंगल और पिंगल के बारे में देख लिया। इसके बाद में जो आपका वर्ण सगाई अलंकार है उसके बारे में भी इन्होंने अभी आपके वरिष्ठ अध्यापक वाला जो पेपर था उसमें पूछा था, तो हो सकता है इस पर भी वापस क्वेश्चन आ जाए। तो ये अपने प्रश्नों की प्रकृति है। और आगे हम जो देखते हैं, आज का मुख्य टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है मुख्यतः कि जैसे क्षेत्र शब्द है तो वो क्षेत्र के लिए है, और वैसे ही ढूंढाड़ी में, वागड़ी में, ये स्थानीय भाषाओं में भी प्रश्न की जो भाषा शैली है उसको पूछ लेते हैं। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का टॉपिक, और उसमें है राजस्थानी भाषा का नामकरण। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने राजस्थानी भाषा के नाम क्या क्या रखे हैं। एक तो नाम होता है जो मुख्य नाम होता है, मान लो किसी का नाम प्रमिला है तो वो मुख्य नाम, किताबों में नाम प्रमिला है, वैसे इसका किताबों में डॉक्यूमेंट्स में नाम राजस्थानी है। अन्य क्या क्या नाम है, तो मरुभाषा है, मरुभूम भाषा है, मरुदेशीय भाषा है और मरुवाणी है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वे कौन से ग्रंथ है जिसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख है। तो इसमें एक मुख्य फेमस ग्रंथ जिसे हम जालोर और सिवाना का इतिहास पढ़ते टाइम भी देखते हैं, उद्योतन सूरी की कुवल्यमाला। और उद्योतन सूरी की कुवल्यमाला में हम ये देखते हैं कि 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। 18 देशी भाषाओं में से जो मारवाड़ क्षेत्र में भाषा बोली जाती है उसको मरुवाणी कहा जाता है, और मरुवाणी जो है वो राजस्थानी भाषा के लिए इन्होंने शब्द प्रयुक्त किया है। कुवल्यमाला के अतिरिक्त जो नवबोली छंद है, नवबोली छंद जो 17वीं शताब्दी का एक मुख्य ग्रंथ है, उसमें भी राजस्थानी भाषा का नामकरण का उल्लेख है। और ऊपर हमने देख ही लिया कि जो मारवाड़ रीजन था, जो मारवाड़ क्षेत्र था, उसके लिए मरुवाणी किसने प्रयुक्त किया, तो उद्योतन सूरी ने अपनी कुवल्यमाला में किया। इसके आगे नोबोली छंद देख लिया, और अब हम देख रहे हैं 8 देसरी गुजरी जो 18वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है और जिसमें भी राजस्थानी भाषा का नामकरण किया गया है। इसके बाद में मैंने एक पीछे और भी कक्षा ली थी, कुवल्यमाला, नौबोली छंद और 8 देसरी गुजरी तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे का जो अपन पैरा पढ़ने जा रहे हैं वो मैंने एक और कक्षा में भी आपको बताया था कि इस पैरे में जो तीनों शब्द है उससे 3 अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और तो इसका आंसर अपने जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन होगा। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने की पुस्तक का नाम बताओ जिसमें उन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो वो अपना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था। और जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था ये 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिखा, तो इस सन को भी पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चन है। किताब का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किस ईयर में लिखी गई, तो ये आपके 1912 में लिखी गई। किसने लिखी, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिखी। और क्यों खास है अपने लिए, इस टॉपिक के संदर्भ में क्यों खास है, क्योंकि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम राजस्थानी भाषा का नामकरण तो हो गया, अब उसका विकास होगा, अब भाषा आगे बढ़ेगी, तो उसके संदर्भ में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से आगे गुजरी। लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन एक बात है कि इसको समझे बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने से पूर्व एक और बात को भी जानना ज़रूरी है कि भाषा जो है वो हमेशा कठिनता से सरलता की ओर, जटिलता से सहजता की ओर चलती है। इसी तरीके से अपनी जो जुबान है वो भी हमेशा कठिनता से सहजता, जटिलता से सरलता की ओर चलती है। और यही जो मेन चीज़ है, क्या कठिनता से या जटिलता से सरलता, तो ये जो है अपनी जो भाषा के विकास का हम जो देखेंगे, विभिन्न चरण देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसका जो विकास हुआ है उसमें मुख्य थ्योरी रही है। जैसे हम देखते हैं कि मान लो किसी का नाम प्रमिला है, तो प्रमिला जो है वो जुबान से बोलने में इतना आसान नहीं है, जुबान को ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसको आसपास के समाज में या फिर साधारण में क्या बोला जाएगा, पम्मू बोल देगा, कोई पम्या बोल देगा, कोई पम्मा बोल देगा। तो वैसे ही भाषा के साथ भी ये सेम चीज़ है कि वैदिक संस्कृत में क्या था, वैदिक संस्कृत को बोलने में जोर आता था, उसका उच्चारण और उसका वाक था वो कठिन था। तो उससे क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे जो वैदिक संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत में बदलती है, और उसमें जो उच्चारण है वो धीरे धीरे क्या होता है, सहज होने लग जाता है। और इसी सहजता को लेकर भाषा का प्रवाह जो है वो पाली की घाटियों में भी रमण करता है, मतलब बाद में इससे पाली बोली जाती है, और एक तबका जो है वो लौकिक संस्कृत को ही बोलता रहता है। तो अपने काम की आगे पाली है, और पाली में हम मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिसमें त्रिपिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। तो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं वो पाली भाषा में है। भाषा यहीं तक नहीं रुकी, भाषा हमेशा जटिलता से सहजता, सरलता की ओर गमन करती है। तो पाली की बाद में भी जुबान में धीरे धीरे सरलता और आती है, और ये प्राकृत की तरफ बढ़ती है। और प्राकृत के अगला जो रूप आता है वो अपना 11वीं से लगभग 13वीं शताब्दी तक का समय आता है, और जिसमें भाषा का जो रूप है, जो अपनी वर्तमान की हिंदी है और उसके बीच का प्राकृत के बीच की जो कड़ी है अपभ्रंश, वो आती है। और अपभ्रंश में अपने से संबंधित, अपने जो राजस्थानी से संबंधित इम्पोर्टेंट अपभ्रंश है, अपन उन्हीं को पढ़ेंगे। और वो है अपनी मरुगुर्जरी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। मरुगुर्जरी अपभ्रंश जो है उसको बहुत सारे विद्वान आगे आगे हम पढ़ेंगे कि के मुंशी, हीरालाल माहेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया इत्यादि ये मानते हैं कि मरुगुर्जरी अपभ्रंश से गुजराती और मरु मतलब राजस्थानी, इन दो भाषाओं का उद्भव होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है। शौरसेनी में अपनी पश्चिमी हिंदी वगैरह आती है, और नागर में हम जो देवनागरी लिपि का पढ़ते हैं। और कुछ विद्वान जैसे गिरियटसन, पुरुषोत्तम दास, मेनारिया ये भी मानते हैं कि जो नागर है उससे क्या होता है, राजस्थानी भाषा का भी उद्भव होता है। तो हमने इसके विकास से संबंधित पाठ पढ़ ली, नामकरण हो चुका है। अब हम देखेंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत हैं, और उसमें मरुगुर्जरी अपभ्रंश का है, और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश का है, और लास्ट में अपना नागर अपभ्रंश का है। लेकिन इससे पूर्व आपको जटिल न लगे, इसके लिए एक बार वापस इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला याद रखना है कि भाषा जो है वो कठिनता से सरलता की ओर और जटिलता से सहजता की ओर बढ़ती है। और फिर इसमें हमने देखा कि वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी जिसको बोलने में कठिनाई थी, तो ये लौकिक संस्कृत की ओर गमन करती है। और लौकिक संस्कृत फिर वही पाली में, और एक तबका था जो लौकिक संस्कृत को ही फॉलो करता है, और लौकिक संस्कृत तो पाली और संस्कृत दो विंग हो गई इसकी। और फिर जो है अपनी पाली, ये सॉरी इसमें लिखने में थोड़ा लेट हो रहा है, पाली और संस्कृत, और पाली जो है वो बाद में अपने जो काम किए वो मुख्यतः प्राकृत है, और फिर जो प्राकृत है वो आगे अपने अपभ्रंश में आती है। और अपभ्रंश में हम देखते हैं कि बहुत सारी है, नागर है, मरुगुर्जरी है, शौरसेनी है, और उसमें अपने काम की कौन सी है, मरुगुर्जरी, और उसमें राजस्थानी और गुजराती।
फिर हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित मत को देख रहे थे। उसमें हम देख रहे थे कि जो मरु गुर्जरी अपभ्रंश है, जो मरु गुर्जरी अपभ्रंश है, इसमें नाम याद करने के मैं आपको मेरे तरीके बताऊंगी, और हो सकता है आपको उसमें अलग तरीके से याद करना है तो आप लोग अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें जो कीवर्ड मेथड है अपना साइकोलॉजी में जो पढ़ते हैं उसको यूज करूँगी। मरु गुर्जरी अपभ्रंश में मैं म से कूट करके इन नामों को याद रखती हूँ। जैसे तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। म से अपने को याद रखना है KM मुंशी, मतलब मुंशी याद रखना है। और म से हमें याद रखना है और क्या, माहेश्वरी। और म से याद रखना है आपको मोतीलाल। तो मोतीलाल, माहेश्वरी और मुंशी, हम इसको लिख के एक बार वापस याद करते हैं। म वर्ड को कूट करना है, और म वर्ड को कूट करने के बाद हम देखते हैं कि मुंशी, और मुंशी के बाद में आपका अगला है माहेश्वरी, और माहेश्वरी के बाद में अगला है अपना मेनारिया। और म वर्ड से 3 चीज़ें याद करी, वापस याद करो आप एक बार, मुंशी, माहेश्वरी और मेनारिया। और इन नामों को साथ साथ बोलना है ताकि एक नाम जो अपना इसमें पीछे रह रहा है उसको भी अपन याद कर सकें। तो KM मुंशी, माहेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया और देवरिया, इस प्रकार से हमने मरु गुर्जरी अपभ्रंश के नामों को याद किया। अभी भी अगर डाउट हो रहा है कि याद नहीं हुआ है तो एक बार वापस इसको बोल दो, KM मुंशी, माहेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया और देवरिया। इस प्रकार से हमने मरु गुर्जरी अपभ्रंश के बारे में देखा। आगे देखो सौराष्ट्र, सौ से कूट करना है स से सुनीति कुमार चटर्जी को। तो मरु गुर्जरी हो गया, स से सुनीति कुमार चटर्जी, मतलब सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये कौन मानते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। और नागर अपभ्रंश से हुई है। अब 2 नाम तो याद हो गए, तीसरा ऑप्शन में आते ही अपने आप याद आ जाएगा कि गिरियर्सन और पुरुषोत्तम दास मेनारिया। अगर याद नहीं भी रहता है तो इस कक्षा को जिसने ध्यान से सुना है वो इस, जैसे मान लो कि एग्जाम में पूछ लिया कि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये किस किस का मत है, तो आप कभी भी गिरियर्सन, पुरुषोत्तम दास मेनारिया और सुनीति कुमार चटर्जी को तो नहीं करके आओगे। क्यों? क्योंकि सुनीति कुमार चटर्जी को जब आपकी आंखें देखेगी तो आपका दिमाग उनको निर्देश देगा कि ये स वाला कोई नाम था, उसमें था, मतलब सौराष्ट्रीय अपभ्रंश में था। और गिरियर्सन को आते ही आपको याद आएगा कि भले गिरियर्सन किस में है ये हमें नहीं पता, लेकिन मरु गुर्जरी में तो नहीं था। क्यों? क्योंकि मरु गुर्जरी में मैम ने बताया था कि मुंशी, मेनारिया, माहेश्वरी, वैसे म वाले कोई नाम थे। हो सकता है आप पुरुषोत्तम दास मेनारिया में कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन गिरियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी वहाँ पर कभी नहीं करके आओगे। तो ये जो अपना कीवर्ड मेथड है, इससे हमने देखा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित मत। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मरु गुर्जरी में मुंशी, मेनारिया, माहेश्वरी और देवरिया, सौराष्ट्री में सुनीति कुमार चटर्जी, और नागर में गिरियर्सन और डॉक्टर पुरुषोत्तम दास मेनारिया। आगे हम पढ़ते हैं समय से संबंधित। तो समय में भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है स्वर्ण युग, जो 1650 से 1850 ईस्वी वाला है। और बाकी यही जो मैन इसमें फैक्ट है वो याद रखना है। बाकी टेसिटोरी और स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास याद रखा जा सकता है, क्या पता पूछ ही ले कोई, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना स्वर्ण युग है वो याद रखना है। और फिर इसमें जो स्वर्ण युग है ये 1650 से 1850, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो अपनी मध्य राजस्थानी जिसको हम कहते हैं मध्य वाली, उसको 16वीं से 18वीं शताब्दी का जो टाइम पढ़ते हैं वो इसमें आता है। फिर इसके चरण देखते हैं। तो चरण में आधुनिक राजस्थानी है वो 18वीं शताब्दी से अब तक की है। मध्य राजस्थानी है वो 16वीं से 18वीं शताब्दी के तक की है। प्राचीन राजस्थानी है वो 13वीं से 16वीं शताब्दी तक की होगी। और गुर्जर अपभ्रंश वाली जो राजस्थानी है वो आपकी होगी 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। तो ये मध्य राजस्थानी जिसको अभी अपन ने देखा ऊपर कि इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है। और जब हम हिंदी के संदर्भ में पढ़ते हैं तो भक्ति काल को गोल्डन एरा किसने कहा, गिरियर्सन ने कहा था। उसमें भी लगभग टाइमिंग यही आपका रहता है। तो इसमें 200 का गैप है, इसमें 300 का गैप है, पीछे भी 300 का गैप है, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। वैसे कोई नहीं टाइमिंग ज़्यादा नहीं पूछता। एक तो गोल्डन एरा याद रखना है इसमें, और इसमें अपने को मध्य राजस्थान में 16वीं से 18वीं शताब्दी याद रखना है। और ऊपर हम जो
समय देखा था तो इसमें गोल्डन याद रख लिया। फिर ऊपर वो याद रखना कि मरूज गुर्जरी में म से मुंशी मेनारिया, मोती मुंशी माहेश्वरी मेनारिया और मोतीलाल मेनारिया हो गया और देवरिया हो गया। सौराष्ट्र में सुनीति कुमार चटर्जी था। नागर में गिरियर्सन और पुरुषोत्तम दास वो वाला था। और उसके ऊपर हम इसका नामकरण से संबंधित चीज़ें देख के आए थे, तो नामकरण ने देख लिया। फिर उसके ऊपर क्या था, ग्रंथ देखे थे कुछ, 3 थे अपने, एक छंद था और एक वोलेमाला था और वो एक 8 देसरी गोदरी था। फिर इसके बाद हम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें गिरियर्सन और टेसिटोरी वाला देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ऊपर जो देखा था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वो भी याद होना चाहिए। गिरियर्सन के वर्गीकरण को हम मानचित्र के थ्रू याद रखेंगे और टेसिटोरी का वर्गीकरण है उसको सारणी के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। गिरियर्सन से वर्गीकरण से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। तो हो सकता है अगला प्रश्न इस प्रकार आए कि जो इनका पश्चिमी राजस्थानी से संबंधित वर्गीकरण है वो कौन सा है, उत्तर पूर्वी वर्गीकरण है वो कौन सा है, मध्य पूर्वी वाला कौन सा है, दक्षिण पूर्वी वाला कौन सा है, दक्षिणी वाला कौन सा है। और डॉक्टर टेसिटोरी और इनका तो जो है अपना पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, जिसमें पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी के लिए इन्होंने ढूंढाड़ी वर्ड का भी प्रयोग किया है। और ढूंढाड़ी वर्ड के अलावा इसमें 1-2 चीज़ें अलग से याद रखनी होती हैं, जैसे कि जोधपुर की खड़ी राजस्थानी और खड़ी जयपुरी इत्यादि। और डॉक्टर टेसिटोरी जो उदीने गांव इटली के थे, जिन्होंने अपनी कर्मस्थली राजस्थान को बनाया, इनके बारे में अलग से भी पर्सनली भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो गिरियर्सन को विस्तार में देखते हैं। उसमें पश्चिमी राजस्थानी जो थी उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी शामिल थी। उत्तर पूर्वी जो राजस्थानी थी उसमें मेवाती और अहिरवाटी शामिल थी। और मध्य पूर्वी राजस्थानी थी उसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती शामिल थी। तो हमने क्या पढ़ा, पश्चिमी राजस्थानी देखा, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी और शेखावटी को देखा। और उत्तर पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरवाटी को देखा। और इसके बाद मध्य पूर्वी राजस्थानी थी उसमें ढूंढाड़ी देखा और हाड़ौती देखा। और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी थी उसमें हमने निरमा से याद किया था, निरमा, नीमाड़ी, मालवी और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी हो गया और दक्षिणी राजस्थानी हो गया। और इन्होंने कितने भागों में बांटा है, इसको 5 भागों में बांटा है। बस गिरियर्सन में इतनी बात याद रखनी है। टेसिटोरी में अलग से चीज़ें याद रखें न रखें कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि जो सामान्य वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग ही है। लेकिन ये जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, बीकानेरी, किशनगढ़ी, थली, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, ये पश्चिमी राजस्थानी में है। और पूर्वी राजस्थानी में तोरावाटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरसोल है। ये जो सामान्य वर्गीकरण से इसको कूट करना अपने को आना चाहिए, बस यही बात याद रखनी है। और खड़ी वर्ड, ये जो 1-2 वर्ड है ना, इसको अलग से याद रखना है। ऊपर 2 भागों में इसको बांटा है, बस ये बात अलग से याद रखनी है। इसके आगे हम देखते हैं राजस्थानी भाषा का साहित्यिक वर्गीकरण। तो इस ऊपर जो अपन ने देखा था वो था भाषा का वर्गीकरण। नीचे हम देखते हैं इसका साहित्यिक वर्गीकरण, जिसमें मुख्य 2 वर्गीकरण पढ़े जाते हैं, एक तो है डिंगल और एक है पिंगल। इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है डिंगल और पिंगल को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इससे 2-3 प्रकार से प्रश्न आते हैं कि ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं डिंगल में। हम देखेंगे कि इसको या तो ऐसे विकल्प दिया जा सकता है कि ये पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, या फिर पिंगल के बारे में कहेंगे तो ब्रज भाषा का या फिर पूर्वी राजस्थानी का ये एक साहित्यिक रूप है। और इसमें वापस एक बार डिंगल को पढ़ के लिख के देख लेते कि पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, या फिर ऑप्शन में क्या आता है
ये एक पश्चिमी राजस्थानी की काव्य शैली है। तो वो ऑप्शन क्या होंगे अपने, सही होंगे। पहला प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इसका प्रयोग कौन से कवियों ने किया, तो चारण कवियों ने। तीसरा ये बन सकता है कि कौन सी अपभ्रंश से इसका विकास होता है, तो वो है अपनी मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। फिर इसको साहित्यिक रूप से या फिर ऐसे कहें कि गीत या फिर लयबद्ध रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। और इसके ग्रंथ है वो है राजरूपक, राव जैत सिरु छंद, ढोला मारूरा दुआ कवि कुलो, रुक्मणी हरण, सैयाजी झूला का नागदमन, सगत रासो। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो अपनी डिंगल में लिखे गए हैं। और नीचे जो ग्रंथ आपको दिखाई दे रहा है पिंगल शिरोमणि, और पिंगल शिरोमणि के अंदर डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो ये भी याद रखना हमें कि डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया है। और ऊपर हमें ये याद, मुख्यतः याद ये रखना है कि पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है या फिर काव्य शैली है। फिर अगला है वो है अपना पिंगल, और पिंगल में भी वही पहला प्रश्न वही याद रखना है कि ब्रज भाषा या पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, या ब्रज भाषा या पूर्वी राजस्थानी की क्या है, काव्य शैली है। डिंगल का प्रयोग चारण कवि करते थे, तो पिंगल का प्रयोग कौन करते थे, भाट कवि करते थे। उसकी मरु गुर्जरी अपभ्रंश थी, तो पिंगल की शौरसेनी अपभ्रंश थी। फिर अगला है कि उसको लयबद्ध किया जा सकता था, तो इसको छंद या पद्यों के रूप में लिखा जा सकता है। और इसके अपने साहित्य कौन सा, तो मुख्यतः रासो साहित्य, जैसे पृथ्वीराज रासो है, रतन रासो है, विजयपाल रासो है, सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगला है राजस्थानी भाषा की लिपि, तो जिसमें एक देवनागरी लिपि है, राजस्थानी लिपि है जिसको घसीट लिपि भी कहा जाता है, और जो राज्य की अदालतों में मुख्यतः प्रयुक्त होती थी। और फिर अगला है अपना महाजनी या फिर बड़ियावटी लिपि। तो ये महाजनी और बड़ियावटी लिपि है, इसको मुगल जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो टोडरमल थे वो इसके आविष्कारक थे। महाजनों द्वारा प्रयुक्त होती थी और अक्सर मुड़िया कहलाते थे, और इसमें मात्राएं नहीं होती हैं। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इसके आविष्कारक कौन थे, टोडरमल थे। तो इस प्रकार से हमने 3 चीज़ें पढ़ी इसमें। देवनागरी लिपि पढ़ी, राजस्थानी लिपि जिसमें हमने पढ़ा कि इसको जब अदालतों में प्रयुक्त होती है तो घसीट लिपि भी कहा जाता था। महाजनी और बड़ियावाटी लिपि महाजनों के द्वारा प्रयुक्त होती थी, मुड़िया इसके अक्सर कहलाते थे, मात्राएं नहीं होती थी, और आविष्कारक टोडरमल थे। तो बस रिकॉल करने में इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फेब को मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका जो मासिक होती थी वो थी मरुवाणी, और ये आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, 21-22 में कोई पेपर था उसमें। और नजराना क्या है, तो ये राजस्थानी भाषा पर जो सबसे पहले मूवी बनी थी वो है। और एक और स्टेटमेंट आता है कि कोस कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। तो ऐसा जो स्टेटमेंट है वो किससे संबंधित है, तो राजस्थानी भाषा की डाइवर्सिटी या विविधता से संबंधित है। तो इस प्रकार से लास्ट का पोर्शन थोड़ा जल्दी किया, लेकिन कल वापस इसको रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें हमने देवनागरी लिपि पढ़ा, राजस्थानी लिपि पढ़ा, और जिसमें घसीट और राज की अदालत वाला देखा, महाजनी या फिर बड़ियावाटी, तो महाजनों के द्वारा प्रयुक्त, मुड़िया मात्राएं नहीं होती है, और टोडरमल। ऊपर हमने डिंगल पढ़ा और पिंगल पढ़ा। क्या पढ़ा, तो ये काव्य शैली है। और फिर हमने चारण कवि, भाट कवि, ये वाली चीज़ें देखी, उनके ग्रंथ देखे, और इधर पदबद्ध था, लयबद्ध था, और उधर पद थे। ऊपर हमने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण देखा, जिसमें गिरियर्सन का वर्गीकरण 5 भागों में है, ये देखा। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। डॉक्टर टेसिटोरी उदिने गांव इटली के थे, कर्मस्थली बीकानेर को बनाया। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी याद रखना है। राजस्थानी भाषा के विकास के चरण देखे, जिसमें 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य वाला गोल्डन इरा, उसको याद रखना है। स्वर्ण युग का स्पेशल टाइम देखे तो 1650 से 1850 के बीच में माना जाता है। और ऊपर हमने उत्पत्ति से संबंधित 3 मत देखे थे कि मरु गुर्जरी अपभ्रंश और राष्ट्रीय अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। तो मरु गुर्जरी में हमने देखा था कि के.एम. मुंशी, और फिर माहेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया और देवरिया। सौराष्ट्र में सुनीति कुमार चटर्जी, और नागर में गिरियर्सन और पुरुषोत्तम दास मेनारिया को हमने देखा। और इसके बाद में
ऊपर हमने देख लिया था कि इसका विकास कैसे हुआ है। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मरुगुर्ज अपभ्रंश, और उससे इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था। ऊपर हमने इसका नामकरण देखा था, मरुभूम, मरुदेशीय, मरुवाणी, 3 ग्रंथ देखे थे, कुवल्य माला, नोबोली छंद, 8 देसरी, गुजरी। फिर राजस्थानी भाषा, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिरियर्सन ने किया, 1912 में किया, और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया।